वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आए हैं बच्चों के और ये बहुत मेरे लिए गर्व का और खुशी का विषय है कि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स जो हैं इन्वायरमेंटल साइंस और अदर सब्जेक्ट के जो है हमारे से कांटेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और कांटेक्ट कहना थोड़ा सा छोटा लगेगा, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है मेरे से और एज एन टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइमरी कि मैं आपको इसका सुटेबल आंसर आपके क्वेश्चंस का और आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करूं। उसीलिए ये वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं। बायोम का लगभग 85% कंप्लीट हो गया है, लिखने का काम चल रहा है और जल्द ही उसको भी अपलोड मैं करूँगा। बायोम के बाद से फाइटो जियोग्राफी, जू जियोग्राफी रीजन आपका अपलोड हो जाएगा इंडिया का। बहुत ही कॉन्साइज में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे पास, वो पहले तो 37 थे और अब बढ़ के 42 के आसपास हो गए हैं। तो चलिए कोई नहीं, डिस्कस करते हैं और समझते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर कोऑर्डिनेटर IRS इसरो आउटरीच, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, नए के सुल्तानपुर। और ये नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप इस पर अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। क्वेश्चंस और क्यूरीज में अंतर होता है। क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक एप्रोप्रिएट आंसर का रिक्वायरमेंट होता है बस। क्यूरीज जो होता है वो एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेन करिए वाई। तो बहुत अच्छा लगा है आपका, मैं सच कॉपी किया हूँ क्वेश्चंस को और पूरी कोशिश किया हूँ। यदि किसी बच्चे का क्वेश्चन छूटता है तो प्लीज़ हमें फिर से बताइएगा, फिर मैं एक 40 क्वेश्चंस को फिर से मैं जो है, जब 40 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे उसमें वीडियोस में, तो उसको मैं फिर इस तरह क्यूरीज और बनाकर अपलोड कर दूंगा। मैं यहाँ मोनेटाइजेशन के लिए नहीं हूँ गाइज, तो इसकी मैं चिंता नहीं करता। आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व होना चाहिए, इन्वायरमेंट के से रिलेटेड जो हैं, ये मेरी प्राथमिकता पहले है। तो शुरू करते हैं। पहला एक क्वेश्चन आया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन करना है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और ग्लोबल वार्मिंग का एक अच्छा सा रिलेशन है। रिलेशन ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो डिफाइन की जाती है, एक कंसंट्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है, प्रेशर विथ रेफरेंस टू कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट ना माने, टेम्परेचर को कांस्टेंट ना माने और कंसंट्रेशन को टेम्परेचर से रिलेट करें तो भी यही चीज़ देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा स्पेक्ट्रम वाइड हो जाता है। अब जैसे जैसे समुद्र में तापमान जो है हमारी अर्थ का बढ़ेगा, जब टेम्परेचर हमारा अर्थ का बढ़ता है तो समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व होता है। कैसे, पहले इसको समझना चाहिए। समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो डिज़ोल्व होता है वो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, समुद्र के ऊपर पड़ रहे वायुमंडलीय दाब से। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। फिर समुद्र के जो वनस्पति है, समुद्र का जो फ्लोरा है, वो जैसे कि आपका कोरल्स हैं, ये क्या करते हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूजफुल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। परंतु जब समुद्र का पानी धरती के तापमान के बढ़ने के साथ गर्म हो जाएगा तो उस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड का डिज़ोल्व करने की, उसका एब्जॉर्ब करने का जो क्षमता है, जिसको हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में एब्जॉर्ब नहीं होगा। टेरेस्ट्रियल एरिया में हम पेड़ों को काट रहे हैं और पेड़ों का कटना फॉर जो है आपका एग्रीकल्चर पर्पस, फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारे पैरामीटर्स लग रहे हैं। तो
अब क्या हो रहा है कि टेरेस्ट्रियल का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो डिक्रीज होगा ही, क्योंकि धरती का तापमान बढ़ने के साथ पेड़ों की एक क्षमता है, हर चीज़ की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, उस कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड में वो काम करना बंद कर देता है। मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी 40 डिग्री 39 डिग्री तापमान 42 डिग्री तापमान के बाद से प्लांट्स जो है वो कार्बन को एब्जॉर्ब करना कम कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना कम करते हैं। तो ऐसे में मौजूदा वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगेगा, और यह कंसंट्रेशन इंक्रीज करना बहुत घातक है। हम पेड़ों से भी विहीन हो गए, और हमारा टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है वो हमको समुद्र से भी विहीन कर दिया। माने जो प्राइमरी सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब होने का, वो हमारे हाथ से जा रहा है। यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा सोचने और विचारने का विषय है। इन्वायरमेंटल साइंस आपको हर पहलू पे बात करने का, हर मुद्दे पर बात करने का, चाहे सोशल इकोनॉमिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, सब पर आयाम आपके खोल देता है। यही खासियत इस विषय की है। जितना डीप में आप इसको पढ़ेंगे नहीं समझेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये सारी चीज़ें पे बोलने का, बात करने का, विचार देने का जो है कंसेप्ट आएगा। बहुत सारे लोग जो अब देखिए, जैसे दिक्कत क्या होती है, एनवायरनमेंट पे सभी लोग बोलना शुरू कर देते हैं। अगर मैथमेटिक्स पे मुझसे कहा जाए लेक्चर देने के लिए, तो मैं एक पन्ने से ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। मतलब एक पन्ना मतलब 5 मिनट, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, मेरी डिग्री उससे नहीं रिलेट करती है। तो बिना डिग्री के जब आप बोलेंगे तो जो है फॉग गन इस्तेमाल करने वाली बात करेंगे दिल्ली जैसे शहर में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का इक्वेशन है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एट कांस्टेंट T। ये सॉल्युबिलिटी का नियम आपके टेरेस्ट्रियल एरिया में जो गैस का एब्जॉर्प्शन है वाया प्लांट्स, वाया ट्रीज देखा जाता है, ओशन में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी इक्वेशन को, गैस के एब्जॉर्प्शन को खाली वाटर में ही देखें। सॉल्युबलाइज करना है। टेरेस्ट्रियल में भी बहुत सारे वेटलैंड हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ भी एग्जिस्ट करता है, पॉन्ड्स हैं वहाँ भी एग्जिस्ट करता है, लेक्स हैं वहाँ भी एग्जिस्ट करता है, रिवर्स हैं वहाँ भी एग्जिस्ट करता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, उसके अकॉर्डिंग C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एट कांस्टेंट T, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ओशन और वाटर बॉडी डिक्रीज कर जाएगी, और इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो वायुमंडल में है कंसंट्रेशन वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि बट डिजॉल्व ही नहीं हो रही है तो इंक्रीज तो करना ही करना है कहीं ना कहीं है। दूसरा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन COD, BOD एंड PV। व्हाट इज PV, पहले इसको मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप लोगों को सरलता रहे। PV बेसिकली जो होता है वो इन केस ऑफ COD और BOD और असेसमेंट ऑफ वाटर जो है वो पोटेशियम पर मैग्नेट वैल्यू होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेडी वैल्यू। ये N/100 KMnO4 होता है, और इसका जो रिलेशन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। एक ब्लैंक लेता हूँ और मैं लेता हूँ एक पेन। COD ग्रेटर देन BOD ग्रेटर देन PV, ये रिलेशन है। ना दूसरा क्वेश्चन आता है, इसमें बच्चे ने पूछा है कि pH एट विच टेम्परेचर इज द बेस्ट। तो जो
पोटेंशिया हाइड्रोजिनाई है, जो पीएच वैल्यू है, जब हम पीएच वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो बेस्ट माना जाता है। अगर आप किसी भी पानी का पीएच चेक करने जा रहे हैं या किसी भी सैंपल का चेक करने जा रहे हैं तो पहले उसका टेम्परेचर आप चेक कर लीजिए कि क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड है कि नहीं है। अगर है तो वो तापमान उस सैंपल के लिए और पीएच असेसमेंट के लिए बेस्ट होता है। फिर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज सुटेबल टेम्परेचर फॉर एस्टिमेशन ऑफ बीओडी एट 5th डे। तो अगर हम 5वें दिन पर बीओडी देखते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होता है उसका एनालिसिस जो है वो 5th डे पर किया जाता है, तो 5th डे पर अगर कर रहे हैं बीओडी का तो उसका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं और आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि यदि आप बीओडी 3 दिन पर ही चेक करना चाहते हैं तो सैंपल का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रखिएगा। 3 दिन का भी बीओडी अगर आप चेक कर रहे हैं तो सैंपल का टेम्परेचर 27 डिग्री होना चाहिए, न 26, न 26.5, न 27.5, एग्जैक्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद एक बच्चे ने पूछा है कि कोविड वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन विच कलर बैग, हजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल और जो नया कोविड एक्ट बन गया, पेंडेमिक एक्ट, इसके अंतर्गत हम कोरोना वायरस से संबंधित सभी कंटेनमेंट्स को, जैसे कि पीपी किट हुआ, ग्लव्स हुआ, कैप हुआ, शू कैप हुआ, ये सारे सिरिंजेस, बोटल्स और जो क्लॉथ्स इस्तेमाल किए जाते हैं इनको येलो कलर के बैग में रखते हैं और फिर इसके बाद से इसका डिस्पोज ऑफ होता है वाया इंसनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बच्चे ने बहुत अच्छे से पूछा है, हमको मुझे बड़ा मज़ा आया कि व्हाट इज़ द कोल परसेंटेज ऑफ कोल फाउंड इन डिफरेंट जोन इन इंडिया। तो ये जो आप इसमें कोल के आप जोन को देख रहे हैं, इसमें आपने एक वर्ड देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है सी लिखा हुआ है, जो ये सी, इट इज़ बेसिकली कार्बन। तो पीट में 57% कार्बन होता है, ये नीलगिरी साउथ इंडिया में पाया जाता है। लिग्नाइट 60 to 70% कार्बन होता है, ये आपका कश्मीर नेवे वैली में है। बिटुमिनस 75 to 90% इसमें कार्बन होता है, ये सबसे ख़राब माना जाता है। ये राजस्थान, बोकारो, रानीगंज, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट 93% कार्बन होता है, ये कश्मीर और ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता है। एक क्वेश्चन है कि टेरेन शब्द का इस्तेमाल, ट्रेन इज़ यूज्ड फॉर, देखिए टेरेन शब्द जो है ये बेसिकली रिमोट सेंसिंग के टर्मिनोलॉजी हैं, मैं कई जगह इसका इस्तेमाल भी किया हूँ। टेरेन्स में आता है टोपोग्राफी, मतलब लैंडस्केप। एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था लीटर इज़, तो फ्रेशली फॉलन लीफ, जो फ्रेश लीफ ग्राउंड पे गिरेगी वो लीटर में आएगी, लीटर में आती है, उसको लीटर कहते हैं। वो तौलने वाला लीटर नहीं होता है। ये एक इसमें क्वेश्चन है, इज बायोटिक कंपोनेंट इज कैटेगराइज्ड फर्दर, इफ यस देन इन विच टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बच्चों ने पूछे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं ऑल ओवर इंडिया के इन्वायरमेंटल साइंस स्टूडेंट्स और जो इन्वायरमेंटल साइंस नहीं लिए हैं उन बच्चों से भी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ वाया यूट्यूब, और इसके लिए मैं यूट्यूब को बहुत थैंक्स बोलूँगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे जैसे आदमी को मिला। कोरोना काल में मैंने बहुत ही उपयोग किया है इसका। तो बायोटिक कंपोनेंट को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। बायोटिक कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए हम जिस पायादान को इस्तेमाल करते हैं, इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो मेरा नया स्लाइड जो वीडियो बना रहा हूँ मैं उसमें है, और इसका उपयोग हम बायोम के इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं फ्लोरा और फना में। ओनली इन केस ऑफ बायोम, क्योंकि
ऐसा होता क्यों है, पहले इसको समझिएगा। जब हम बात बायोम की करते हैं ना, तो बायोम में जो कैटेगराइजेशन है वो पहले आता है फ्लोरा आता है। डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन अगर हम बायोम का करते हैं क्लासिफिकेशन, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्लोरा करते हैं। उसके बाद से आता है इनडायरेक्ट में फना, और उसके बाद हिडन कैरेक्टरिस्टिक में आता है क्लाइमेट। ओके, तो बायोम में इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, और केवल बायोम में ही बांटिएगा और कहीं नहीं बांटिएगा, वो मैं बांट के दिखाऊंगा आपको। और एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन प्रीमोर्डियल सेलेस्टियल सिस्टम ऑफ द अर्थ। तो अगर हम बात करें किसी सेलेस्टियल बॉडी की, जैसे कि अर्थ है हमारा, तो शुरुआती जो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पहुंचना शुरू हो रहा था वो एनारोबिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के द्वारा शुरू हुआ ओशन में, और इसकी शुरुआत होती है 3.5 बिलियन ईयर पहले। 3.5 बिलियन ईयर पहले इसकी शुरुआत हुई थी हमारे। अच्छा, ये 3.5 बिलियन ईयर कहाँ से आ रहा है? आज से नहीं आ रहा है, अर्थ के बनने से आ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अर्थ के बनने से शुरू होता है। तो अब भाई अगर हम आज से बोलेंगे तो 5.5 करोड़ साल पहले तो हमारे पास डायनासोर्स थे, हैं? तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। तो शुरू से गिनिए, शुरू से। तो 3.5 बिलियन ईयर जब हुआ हमारे अर्थ के बनने के बाद से, तो हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरिया थे जो कि फोटोसिंथेसिस करते थे ओशंस में। यहाँ पर एक क्वेश्चन में का आंसर मैं आपको और दूं कि लाइफ के बारे में बहुत सारी क्यूरीज आती हैं कि सर लाइफ कहाँ से शुरू हुई। तो लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम द ओशन। कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। आपके ब्लड में मौजूद जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे कंपोनेंट समुद्र के पानी में भी पाए जाते हैं। अगर हम आपका ब्लड का एक बूंद लें, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड और एक ड्रॉप ऑफ ओशन वाटर लें और उसका मास फ्रैक्शन एनालिसिस करें, तो सेम कंपोजिशन आपको मिलेगा, जो कि बताता है कि लाइफ जो है वो ओशन से शुरू हुई है। बहुत बढ़िया लग रहा है, थैंक यू गाइज, हार्टली थैंकफुल हूँ मैं। बस इसको टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फियर। तो कौन सा वो डेकेड था, कौन सा वो एरा था जहाँ पे जो है ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में आया। तो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन आया वो है 2.5 बिलियन ईयर एगो। 2.5 बिलियन ईयर पहले हमारा वायुमंडल ऑक्सीजन रिच हो गया। फिर इसके बाद से क्वेश्चन है लॉ का, काइंडली एक्सप्लेन जॉइंट बोर्ड। यस, बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं। जॉइंट बोर्ड क्या है? वाटर एक्ट सभी एक्टों में इकलौता ऐसा एक्ट है जिसमें जॉइंट बोर्ड की बात की जाती है। जॉइंट बोर्ड बेसिकली क्या होता है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट, जैसे नर्मदा, जैसे कावेरी, जैसे आपका सिंधु नदी, ऐसे डिस्प्यूट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंट बोर्ड में सेंट्रल बोर्ड के मेंबर्स और स्टेट बोर्ड के मेंबर कलेक्टिवली काम करते हैं। यह इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी भी एप्लीकेबल किया जा सकता है। हमको ये बात एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो सेंट्रल बोर्ड जॉइंट बोर्ड में काम करते हैं तो उनकी सैलरी सेंट्रल बोर्ड वाली ही रहती है, वो घट नहीं जाएगी, पर उनका जो पावर जो एक्सरसाइज करेंगे वो स्टेट बोर्ड का लगता है वहाँ पे। तो जॉइंट बोर्ड बेसिकली ऑन द डिस्प्यूट बनाया जाता है। अच्छा, इन केस ऑफ वाटर ही क्यों है? एयर भी तो दूसरे के स्टेट में जा सकता है। तो वाटर जो है वो डिस्प्यूट का मैटर इसलिए है क्योंकि एक तो ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है और बहुत तेज ही रिक्वायरमेंट इसका ज़्यादा है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, और सारा डिस्प्यूट एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होता है इसको लेकर वाटर को। इसीलिए जो है जॉइंट बोर्ड का गठन वहाँ पे किया जाता है।
वाटर के पोल्यूशन को लेकर अगर कोई मान लीजिए स्टेट है वो पोल्यूट कर रहा है, ठीक है, तो वो अगर वाटर बॉडी को पोल्यूट कर रहा है तो अगला स्टेट सरकार से ज्वाइंट बोर्ड के गठन की बात कर सकता है और सरकार ज्वाइंट बोर्ड का परमिशन दे देती है। फिर है ट्रेड इफ्लुएंट। व्हाट इज ट्रेड इफ्लुएंट? ट्रेड इफ्लुएंट को मैंने बहुत समझाया था, चलिए फिर भी आपका क्वेश्चन मेरे सराखों पर। ट्रेड इफ्लुएंट क्या है? ट्रेड इफ्लुएंट वह इफ्लुएंट होता है जो कि प्रोड्यूस एक स्थान पे हो और उसका ट्रीटमेंट दूसरे स्थान पे हो, तो उसको, उस इफ्लुएंट को हम ट्रेड इफ्लुएंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री एप्पल की आपके यूपी में लगी और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान निकलने वाले कचरे को ट्रीट करने के लिए हमको उसको ले जाना पड़ा बिहार, तो उस इफ्लुएंट को हम ट्रेड इफ्लुएंट कहेंगे। छोटे से पैमाने पर भी लीजिए, यदि कोई भी इंडस्ट्री लखनऊ में लगी है और उसके इफ्लुएंट को ट्रीट करने के लिए हमको उसको लखनऊ से बाहर ले जाना पड़ रहा है, कानपुर ले जाना पड़ रहा है, तो वो ट्रेड इफ्लुएंट में आएगा। हाँ, एक क्वेश्चन फिर है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डीओ एंड बीओडी? बेसिकली डीओ क्या है? डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है? पहले इसको हम आपको बता दें, डीओ, बीओडी और सीओडी को थोड़ा सा। डीओ मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर इन ए नेचुरल स्टेट, तो उसको हम डीओ कहते हैं। और बीओडी होता है कि माइक्रोबियल, वाटर में ई कोलीफॉर्म होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया कोलीफॉर्म असेसमेंट करते हैं हम लोग। तो अगर हम वाटर के सैंपल को एनालिसिस करते हैं और उसके बाद से 5 दिन या 3 दिन बाद उसकी हम ट्रीटमेंट को देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ होता है माइक्रोब्स का पानी में, तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, तो जिससे ऑक्सीजन लेवल गिरता है। तो अब हमारे पास जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है। तो ये जो बढ़ने लगने वाली रिक्वायरमेंट है, इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम जो इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं वो बीओडी होता है, और उसको हम डेफिनेशनली बीओडी कहते हैं। बीओडी मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड आफ्टर बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। सीओडी क्या है? अमाउंट ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, amount of oxygen required for maintenance of chemical present in the water including minerals in a unit column and a unit time. BOD और जो आपका DO है और COD है, ये इक्वेशनली कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इसमें यूनिट वॉल्यूम और टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि काइंडली सजेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल इन एनवायरनमेंट बाय नेचुरल वेज। तो प्रकृति में कई तरीके हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के, प्रकृति करती है। जैसे हमारा बायोस्फीयर सिस्टम है, ग्लोबली देखें तो हमारा बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बाय जो है आपका प्लांट्स और ट्रीज के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ओशन में आपका एब्जॉर्ब किया जा रहा है बाई कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और इसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में जो मौजूद होता है वो बारिश के द्वारा हमारे अर्थ पर आता है और केमिकल वेदरिंग इन द रॉक्स के फॉर्म में, वो रॉक्स में कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, पर वो बहुत माइन्यूट होता है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना होगा कि वो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेचुरली बायोस्फीयर सिस्टम में, नेचुरली बाई आपका जो है एब्जॉर्प्शन इन ओशन, सिक्वेस्ट्रेशन इन ओशन में, और केमिकल वेदरिंग के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ इन रॉक्स। सर टेल अस अबाउट द क्लाउड फॉर्मेशन एंड द सोर्सेस। ओके,
क्लाउड बेसिकली क्या होते हैं? क्लाउड होता क्या है कि सन की लाइट हमारे वाटर बॉडी पे पड़ती है, ओशन पे पड़ती है, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स पे पड़ती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फास्फोरस साइकिल का एक बाई प्रोडक्ट होता है जिसको हम कहते हैं DMS, डाई मिथाइल सल्फाइड। यह सल्फर साइकिल से भी मिलता है बहुत माइन्यूट मात्रा में। ये बहुत हल्का होता है और हल्का होने के कारण ये समुद्र या वाटर बॉडी की सतह पर पहुंच जाता है। और फिर जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो पानी के साथ ये ऊपर की तरफ इवेपोरेट होता है वायुमंडल में। अब जब ये ऊपर की तरफ इवेपोरेट होता है वायुमंडल में तो क्या होता है कि DMS हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनाता है। यह हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अपने इर्द गिर्द मौजूद वाटर ड्रॉपलेट्स को, चूँकि हमारे वायुमंडल में पानी है, वाटर वेपर है, तो उन वेपर्स को एब्जॉर्ब करना, अपने में बाइंड करना शुरू करते हैं और इस बाइंडिंग से क्लाउड बनता है। एक तो प्रोसेस आपका DMS का हो गया, DMS के द्वारा क्लाउड बनता है। देखिए, बादल को बनने के लिए एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए। अब एक चीज़ आप और समझ लीजिए, जैसे जहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ऐसे सर के ऊपर देखेंगे आप बादल है, तो जहाँ पे आपको बादल दिख रहा है मतलब कि वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, तभी वो आपको दिख रहा है। गर्मी के दिनों में जैसे जैसे टेम्परेचर एलिवेट करता है, क्लाउड्स आपको हाई एल्टीट्यूड के दिखने शुरू होते हैं। लो एल्टीट्यूड, मिडिल एल्टीट्यूड के क्लाउड गायब हो जाते हैं। ये टेम्परेचर का खेल है और ये हीट बैलेंस के कारण अर्थ के होता है, अर्थ एनर्जी बैलेंस में। क्योंकि हमारा जो बैकवर्ड रेडिएशन है आपका, एक तो आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो कि अर्थ सन से आ रहा है हमारे अर्थ पे, और दूसरा जो है रेडिएशन जो हमारा बैकवर्ड है जो वापस यहाँ से जा रहा है, तो उस रेडिएशन के कारण क्लाउड्स, टेम्परेचर वहाँ पे ट्रोपोस्फियर में इंक्रीज होने लगता है। तो पहले आपका मिडिल क्लाउड, लो क्लाउड, फिर मिडिल क्लाउड, ये दोनों हट जाते हैं और फिर आपको केवल हाई क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, और सोर्सेज में क्या आते हैं? जैसे डस्ट है। देखिए, फंडामेंटली आप इसको समझिए कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनाना है। अब वो कैसे बनाना है? चाहे हम आर्टिफिशियल क्लाउड मॉडिफिकेशन कर लें और चाहे नेचुरली डस्ट ऊपर जाए, या आपका जो है समुद्र का सॉल्ट इवेपोरेट होकर ऊपर निकले, या DMS आपको जैसे मैंने बताया वॉल्केनिक जो है पार्टिकल्स ऊपर जाएं वायुमंडल में, स्मोक जाए वायुमंडल में। एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स के छोटे छोटे टुकड़े हर साल हमारी धरती पर कई टन मेटेरॉइड शावर होते हैं। मेटेरॉइड्स एस्टेरॉइड के छोटे टुकड़े होते हैं जो कि जिसमें जो बर्फ़ क्रिस्टल पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हमारे अर्थ पे आते हैं और हमारे वायुमंडल में नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय दाब के कारण, घर्षण से। तो अब ये क्या होते हैं कि ये नष्ट होकर वायुमंडल में छितरा जाते हैं, फैल जाते हैं, और ये छोटे पार्टिकल्स वायुमंडल में मौजूद जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे बाइंड अप हो जाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बताऊं, आप अक्सर एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए, एनवायरनमेंट जो है ना, वो बिहेवियरल साइंस है, वो आप अपने लाइफ में डेली देखते हैं। गर्मी के दिन में क्या कर रहे हैं, धूल उड़ रहा है तो आप पानी छींटते हैं शाम को, तो पानी क्या कर रहा है, पानी की बूंद उन डस्ट पार्टिकल्स पे बाइंड अप होकर उसको नीचे सेटल डाउन करा देती है। यही प्रोसेस सेटल डाउन ना होकर अगर वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपरी कॉलम में है तो क्या करता है, क्लाउड फॉर्मेशन करता है, क्योंकि उस दौरान वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में रहता है। तो ये मेटेरॉइड्स जो हैं इनके पार्टिकल से बाइंड अप हो जाता है। दूसरा स्प्रिंगोमोनास सेरेंजी बैक्टीरिया है जो कि अक्सर मेज़ के लीफ पे पाया जाता है। ये उत्तरी अमेरिका में होता है ऐसी घटनाएं। ये इवेपोरेट हो जाता है सनलाइट में, इन्फॉर्म जैसे पत्तियों से ट्रांसपायरेशन होता है, तो ट्रांसपायरेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये बंधा हुआ है और सनलाइट पड़ी हुई इवेपोरेट होकर ऊपर चला गया पानी के साथ। तो जब ये ऊपर जाता है तो ये भी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है बाय डिफरेंट सोर्सेज। फिर एक क्वेश्चन है बच्चे का कि सर हाउ कैन यू डिफरेंशिएट एयर, वेदर एंड क्लाइमेट। जी हाँ, बिल्कुल है। देखिए, जब हम मिक्सचर ऑफ द गैस की बात करें, मिक्सचर ऑफ द गैस, कॉकटेल, सभी तरह के गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद से आपका मीथेन, सल्फर,
नाइट्रस, इस तरह के सारे कंपोजिशन को हम अगर एक जगह देखें, along with सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जो कि हमारे अर्थ के चारों ओर सराउंड करती हैं, उनको हम एयर कहते हैं। एयर और विंड में थोड़ा सा ही अंतर है। एयर का हॉरिजेंटल मूवमेंट विंड कहलाता है और वर्टिकल कॉलम में उसको हम एयर कहते हैं। फिर इसके बाद से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, सर व्हाट इज़ द मेथड ऑफ EIA, एक्सप्लेन दिस प्लीज़। तो मैं आपको एक बहुत ही रोचक चीज़ बताने जा रहा हूँ EIA को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। एक ब्लैंक स्क्रीन लेता हूँ मैं और एक पेन ले लेता हूँ। अगर हम EIA की बात करें तो ये दो प्रकार से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है, ये पार्टिसिपेंट है, PARTICIPENT। अब पहले हमको समझना है कि EIA ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस, ठीक है। तो हम स्टेजेस के आधार पर समझेंगे, स्टेज के बेसिस पे EIA को स्टेज के आधार पर समझेंगे। तो स्टेज के आधार पर जो EIA प्रोसेस होता है उसमें पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, प्रिडिक्शन, इवेल्युएशन एंड कम्युनिकेशन। दुनिया का कोई भी EIA होगा वो इसी के स्टेजेस पे होगा। आइडेंटिफिकेशन में हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करना है, कैसे वर्क होगा, ठीक है। प्रिडिक्शन में हम उस एरिया का फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल पैरामीटर की एनालिसिस करते हैं। इवेल्युएशन में उसी एनालिसिस्ड पैरामीटर को हम इवेल्युएट करते हैं कि वेदर इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, इको फ्रेंडली है कि नहीं, ठीक है, इफ़िशियंट है कि नहीं, इको फ्रेंडली है कि नहीं, इफ़िशियंट है कि नहीं। और ये प्रेडिक्शन जो होगा आपका, ये होगा फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, तीनों पैरामीटर की एनालिसिस करेंगे। अगर मान लीजिए हमको एयर का ये करना है तो स्टेज पे जब जाएंगे तो हमको ये तीनों पैरामीटर का एनालिसिस चाहिए। फिर उसके बाद से हम इवेल्युएट करेंगे कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, इफ़िशियंट है कि नहीं। पता चले कि 9 की 90 खर्चा इको फ्रेंडली है कि नहीं। और EIA का यही सिद्धांत भी है कि EIA प्रोसेस मस्ट बी, what is the principle of EIA? The principle of EIA is EIA should be cost effective, eco friendly and efficient. Communication means कि हम communicate करेंगे to the organizer, proponent, decision makers। अब यहाँ से स्टेज शुरू होता है पार्टिसिपेशन को लिंक करते हुए। अब हम पार्टिसिपेशन के लिंक को देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, एक तो स्टेज बेस हो गया, एक हो गया पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट में देखिए PDLRCG, 3 चीज़ होती है। ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। पार्टिसिपेंट में P मतलब प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट PROPENT, प्रोपोनेंट में क्या होता है कि पूरे दुनिया का मैं बता रहा हूँ, कोई भी EIA, टूरिज्म से लेकर कल्चरल, बायोलॉजिकल, हेरिटेजिकल, कोई भी EIA करेंगे, यही प्रोसेस होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। प्रोपोनेंट क्या है? पर्सन जो प्रोजेक्ट को प्रपोज करे। जैसे मान लीजिए कि आपको एक इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है, आप प्रोपोनेंट हो गए। फिर डिसीजन मेकर एक ग्रुप बनेगा, वो आपके प्रोजेक्ट को डिसाइड करेगा कि वेदर जो है इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस आएंगे। फिर लीगल एडवाइज़र का सलाह लेंगे कि वो कहाँ पे लगेगा। इन्वायरमेंटल लॉ इसीलिए पढ़ाता है, इसीलिए पढ़ते हैं। लीगल एडवाइज़र सलाह देते हैं कि किस ज़मीन पर लगेगा, कौन से एक्ट के अंतर्गत हम बचेंगे, कौन से एक्ट के अंतर्गत फंस सकते हैं। सारा लीगल पैरामीटर यहाँ पे इवेल्युएट होगा। फिर R, रिव्यू कमेटी। रिव्यूअर्स होते हैं प्रोपोनेंट के आदमी जो डिसीजन मेकर, लीगल एडवाइज़र के सारे पैरामीटर्स और क्रस्ट और ट्रफ और प्लस और माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद से फिर कंसल्टेंसी के पास मैटर पहुंचता है। कंसल्टेंसी में
वहाँ पर मौजूद फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिक, मेट्रोलॉजिकल, जिसको कहते हैं आप मेट्रोलॉजिकल भी कह सकते हैं, सारे पैरामीटर का एनवायरनमेंट के सभी पैरामीटर को एनालिसिस यहाँ पे होना है। फिर जी मतलब जनरल पीपल, जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक से राय मसौदा करना, वहाँ पे जाना, ग्राउंड। अब यहाँ से जनरल पब्लिक से हम ग्राउंड पे बात करना शुरू करते हैं, और जब ग्राउंड पे बात करना शुरू करते हैं तो ऑडिटिंग सीक्वेंसिंग शुरू होती है। तो हमको ये याद रखना है, मेजरली ऑल ओवर इंडिया कोई भी EIA प्रोसेस होगा, कोई भी EIA अगर आप करने जा रहे हैं तो उसके दो सैद्धांतिक रूप हैं, स्टेज बेस और पार्टिसिपेशन बेस। स्टेज बेस पे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन हमेशा होना चाहिए और बोथ डायरेक्शनल होना चाहिए, बोथ डायरेक्शनल। तो ये स्टेज बेस हो जाएगा इतना। और पार्टिसिपेशन में आता है प्रोपोनेंट, डिसीजन मेकर, लीगल एडवाइजर, रिव्यूअर, फिर आपका कम्युनिकेशन एंड जनरल पब्लिक। ये पोर्शन आपका पार्टिसिपेंट बेस होता है, ठीक है। इसका वीडियो मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को इसमें डाल दूंगा, पर ये आप चूंकि क्वेश्चन आपने पूछ दिया है तो मैं जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है एज ए टीचर, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे कहीं तो पूछ रहे हैं, कहीं तो वो किसी पोडियम को वो पा रहे हैं फ्री है उनके लिए, किसी पोडियम को पा रहे हैं कि फ्री है, बिना हेजिटेशन के हम क्वेश्चन प्रकाश सर से पूछ सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना आसान काम नहीं होता है। ये पहला मौका है मेरे लिए, इस तरह का कम्युनिकेशन मैं कर रहा हूं। तो मैं आपको इसमें डाल दूंगा, पर ये ध्यान रखिए दुनिया की कोई भी EIA होगा इसी आधार पे होगा, इसके अलावा कोई नहीं। EIA का कुछ मेथड भी होता है, चेकलिस्ट है, ओवरलेज है और आपका एडहॉक है। तो इसको भी मैं ये थोड़ा सा समझा दूं। जैसे जो है चेकलिस्ट है, मतलब कि जैसे आप राशन की दुकान पे गए तो आपने देखा कि आपको दाल अरहर और सब चाहिए, तो सारे आप टिक करते चले जाते हो। इसी तरह इन्वायरमेंट के कंपोनेंट का जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो चेकलिस्ट में आता है। ओवरलेज मेथड क्या होता है कि कहीं पे किया गया कोई EIA है, उसको हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर रख कर टैली करते हैं कि क्या क्या लैकुना हम कर रहे हैं तो उसको कैसे ठीक करें, तो वो प्रोसेस ओवरलेज में आता है। मैट्रिक्स इज़ द एडवांस मेथड। पूरी दुनिया में अब जितना भी EIA हो रहा है वो मैट्रिक्स मेथड पे हो रहा है। मैट्रिक्स मेथड में हम मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी को दोनों को स्टडी करते हैं, इसलिए दिस इज़ द बेस्ट मेथड। फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर रेड डेटा बुक इज़ यूज्ड फॉर एंड रिटन बाई। तो रेड डेटा बुक जो है बेटा वो IUCN इस्तेमाल करती है और ये थ्रेटेंड स्पीशीज़ को कवर करती है। थ्रेटेंड स्पीशीज़ जो होते हैं उनकी जो लिस्टिंग करते हैं उनको हम रेड डेटा बुक में रखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, सर टेल अस अबाउट द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ द इंडिया। यस, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ द इंडिया जो है वो बेसिकली 4 बार फंडामेंटली अप्रूव की गई है अच्छे से। पहली जो फॉरेस्ट पॉलिसी हमारे इंडिया में थी वो 1894 में थी और उस दौरान जो है हम मद्रास वाइल्ड लाइफ एक्ट जैसी चीज़ों से डील कर रहे थे। पर उसके बाद से जब भारत आज़ाद हो गया तो हमने दूसरी फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1952 में, और 1952 में जब फॉरेस्ट पॉलिसी आई इंडिया में तो उसके बाद से इसके आने का एक मुख्य कारण था। कारण ये था कि हमने वन महोत्सव बनाया था 1951 में, और ये वन महोत्सव के कारण हमको फॉरेस्ट पॉलिसी एक बनाई गई जिसमें जंगल के रख रखाव, वन जीवों के संरक्षण के बारे में बात किया गया। फिर तीसरी फॉरेस्ट पॉलिसी जो हमारे पास आई वो 1988 में आई, और 1988 में तीसरी पॉलिसी जो है वो हमको और ज़्यादा वाइल्ड लाइफ कानूनों के बारे में अवेयर की और अमेंडमेंट करने में हेल्पफुल रही। फिर चौथी पॉलिसी फॉरेस्ट की आई जो है 1992 में, फोर्थ पॉलिसी। और फोर्थ फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो ही जो हमारा 33% फॉरेस्ट कवर एरिया है इसको और इलेबोरेट करते हुए उसमें बताया गया, उसमें प्रैक्टिस को किया गया। इसके बाद से एक क्वेश्चन है
कि सर आपके स्लाइड एयर रूल 1982 में आपने लिखा है सेक्शन 16 और टोटल सेक्शन है 17, तो इसको जस्टिफाई करिए। ये क्वेश्चन जो है सूरज ने पूछा है। तो आपको मैं बता दूं, आप जब लिखेंगे उसमें द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन रूल 1982, तो जहां आप सेक्शन 16 लिख रहे हैं उसको आप 17 कर दीजिएगा, क्योंकि एक अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट के दौरान एक 17 सेक्शन ऐड कर दिया गया है। तो नाउ अब चूंकि अब उस YouTube वीडियो में मैं तो उसको ऐड नहीं कर सकता है, पर आप जो है वहां पर ऐड कर दीजिएगा कि सेक्शन 17 हो गया है, पहले 16 हुआ करता था, तो अमेंडमेंट के बाद से उसको सेक्शन 17 माना जा रहा है। ठीक है। एक क्वेश्चन है, सर व्हाट इज ब्लू डेटा बुक? यस, ब्लू डेटा बुक जो है वो UNEP के द्वारा बनाया गया है और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए होता है। रेड डेटा बुक थ्रेटेंड स्पीसीज के लिए होता है, वो IUCN बनाया है, और ब्लू डेटा बुक UNEP का बनाया हुआ है जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए होता है। सर व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया? हाँ, देखिए इसीलिए एनवायरमेंटल साइंस जो है वो हर जगह जनरल नॉलेज में भी आ रहा है कि चूंकि ये एंडलेस है, एंडलेस। मध्यकालीन इतिहास की बात करें अगर हम अकबर और बाबर की और हुमायूं की और महाराणा प्रताप की और जो भी आपका ये मध्यकालीन हिस्ट्री है, जो है एंशियंट हिस्ट्री है, तो ये एक लिमिटेड एडिशन है, एक लिमिट है उस क्वेश्चन का, उससे ज़्यादा कहीं से नहीं आता है, उतने में ही घूम घूम के आएगा। तो बहुत सारे कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट के लोग इसको फिक्स्ड पैटर्न मान लिए और उतना ही रट्टा करा के वो कर रहे थे। तो सरकार ने इन्वायरमेंट को इसलिए ऐड किया क्योंकि हर साल ये मॉडिफाई हो जा रहा है। तो और इसका जो है जनरल नॉलेज का कोई एंड ही नहीं है, हम लोग खुद ही परेशान हो जाते हैं कभी कभी। ऐसे हमने बच्चों को पढ़ाया था 38 होते हैं, और नाउ 2020 दिसंबर 31 2020 तक जो है हमारे इंडिया में अब टोटल रामसर साइट जो है वो 42 हो गए हैं। रामसर साइट बेसिकली जो है, रामसर एक जगह का नाम है, वो ईरान में है, और जो वेटलैंड पे कॉन्फ्रेंस हुआ था वो ईरान में हुआ था, और जो है वहीं से आपका रमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। और रामसर साइट वेटलैंड को कहा जाता है, और वेटलैंड इज नोन एज ऑल्सो अबोर्ड ऑफ गॉड, एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, ABOD, अबोर्ड ऑफ गॉड, गॉड का घर। जैसे केरल को कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री, तो इसको हम अबोर्ड ऑफ गॉड कहते हैं वेटलैंड को, क्योंकि वेटलैंड हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, ये जान लीजिएगा। अगर हम अपने वेटलैंड्स को खो रहे हैं तो ये बहुत गलत है, और अगर हम वेटलैंड्स को अपने बचा रहे हैं ना, तो हमारा बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स बढ़ता रहेगा, हमारा बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स बढ़ता रहेगा। अभी हम 12वें पायदान पे हैं, अमेज़ॉन ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पे है। फिर है एक क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है, सर व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे? तो जी इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे ये है कि आप ऐसे समझिए कि सारे डोमाइंस, सारी सड़कें एक ऐसी सड़क से लिंक की जाए जो कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में ट्रेवल करें। ठीक है, सारे के सारे कॉन्टिनेंट में ट्रेवल करें। जैसे इंडिया से, पूरे इंडिया से एक सड़क निकले जो कि मेन उस हाईवे से कनेक्ट हो, जो एशिया कॉन्टिनेंट से होकर गुजर रहा है, चाइना से निकले, बांग्लादेश से निकले, पाकिस्तान से निकले, तो ऐसी सड़कें जो ऑल ओवर अर्थ पे ट्रेवल करें। तो इस तरह का जो नेटवर्किंग होता है उसमें सारे डोमाइंस लिंक होते हैं, तो उसको हम इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहते हैं। और इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे GIS में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, और इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के कारण ही जो है जो फॉरेस्ट की जानकारी हम इंडिया में पा रहे हैं वही चाइना में पा सकते हैं, वही अमेरिका में पा सकते हैं, कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेस कर सकते हैं। यह प्रोग्राम जो है वो वैन के अंतर्गत आता है, वाइड एरिया नेटवर्किंग के। लैन लोकल एरिया नेटवर्किंग, मैन
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग और वैन वाइड एरिया नेटवर्किंग। फिर है क्वेश्चन है बच्चे का कि व्हाट इज CBOD एंड NBOD। CBOD मतलब कार्बन BOD, कार्बोनेसियस BOD, और NBOD मतलब होता है नाइट्रोजन BOD, नाइट्रोजनस BOD। फिर क्वेश्चन है एक हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको बता दें हम जानकारी के लिए। CBOD पहले दिन अगर आप BOD निकाल लिए CBOD हो गया, और NBOD दूसरे दिन हो गया, डे 2 पे निकालने वाली BOD। डे 3 पे क्या निकालेंगे? 27 डिग्री निकालेंगे। डे 5 पे क्या निकालेंगे? डे 5 पे जब आप BOD कैलकुलेट करेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 26 क्वेश्चन है कि इज वी हैव एनी एटमॉस्फेरिक स्कैवेंजर। यस, वी हैव एटमॉस्फेरिक स्कैवेंजर and OH radical. OH radical is known as atmospheric scavenger. Sir, what is the color, natural color of water? Natural color of जो water है आपका, वो आपका येलो ब्राउनिश है, और ये येलो ब्राउनिश जो कलर होता है ये पोटेशियम क्लोरोप्लेटिनेट एंड कोबाल्ट क्लोराइड के कारण होता है। फिर है कि सर टेल मी अबाउट चिपको एंड एप्को मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट जो है वो बेटा 1973 में यूपी के चमोली डिस्ट्रिक्ट में गोपेश्वर विलेज में शुरू हुआ था, और एपिको मूवमेंट 1983 में कर्नाटका के सिरिसली डिस्ट्रिक्ट सालकोडा विलेज में शुरू हुआ था। व्हाट इज इको मार्क? हाँ, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट के 16 प्रोडक्ट लिस्टेड किए गए हैं, और उसको हम इको मार्क का साइन देते हैं। हर कंट्री का अपना इको मार्क है। हमारी कंट्री का जो इको मार्क है वो बेसिकली एक मटका है, अर्दन पॉट। एक मिनट में थोड़ा सा एक ब्लैंक, हमारी कंट्री का जो इको मार्क है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इट इज़ कलर ग्रीन और इट इज़ लाइक दिस इन अ बॉक्स। ये इको मार्क है हमारी कंट्री का। ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए दिया जाता है। बहुत जगहों पर आप देखे होंगे कि एक होता है इस तरह का, ऐसे इसमें रेड डॉट होता है, फिर किसी में आपने देखा होगा कि ऐसे करके ग्रीन डॉट होता है। तो ये जो है ये इको मार्क नहीं है। रेड मतलब कि नॉन वेज प्रोडक्ट, ग्रीन मतलब कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट, ठीक है। इको मार्क ऐसा होता है, ये हमारा है अर्दन पॉट कहते हैं इसको, मिट्टी का घड़ा, अर्दन पॉट। क्यों इसको हम लेते हैं एज एन इको मार्क में, क्यों इसको रखा गया है? व्हाट इज द रीज़न? रीज़न बिहाइंड द अर्दन पॉट इज़ कि जो हमारा मिट्टी का घड़ा होता है वो टोटली रिसाइक्लेबल होता है, टोटली रिसाइक्लेबल होता है। और ये सिंबल है, रिप्रेजेंट करता है कि पर्यावरण को लेकर भारत के लोग सदियों से जागरूक रहे हैं, सदियों से जागरूक रहे। हमारे हर त्यौहार पर्यावरण पे डिपेंड करते हैं, हर त्यौहार पर्यावरण पे है। नॉट अ सिंगल फेस्टिवल ऑफ सनातन रिलीजन इज बियॉन्ड द एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सिंस फ्रॉम द डेकेड। हम लोग 9 ग्रह की पूजा तब से करते हैं जब से गैलीलियो नहीं पैदा हुए थे। गैलीलियो से पहले हमारे यहाँ 9 ग्रहों की पूजा होती है। तो ये क्या है? ये हमारा कंसर्न दिखाता है पर्यावरण के प्रति। फिर एक क्वेश्चन है कि सर काइंडली क्लियर मी द वाइस चेयरपर्सन दैट इज वाइस चेयरपर्सन एग्जिस्ट एज अ सेपरेट पोस्ट इन NGT एक्ट 2010। नो, NET नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल में वाइस चेयरपर्सन अलग पोस्ट है, परंतु जब उसको 1995
में वो बना। जब उसको हम 2010 में मॉडिफाई किए तो हमने वाइस चेयरपर्सन को हटा दिया। अच्छा, वाइस चेयरपर्सन की जरूरत भी पड़ती है। मान लीजिए चेयरपर्सन जो है वो किसी कारणवश छुट्टी पर है, तो जो जुडिशियल मेंबर में सीनियर मोस्ट होगा उसको चेयरमैन बनाएंगे, तो वहाँ पे उसको हम वाइस चेयरमैन या वाइस चेयरपर्सन कह सकते हैं। अब अलग पोस्ट नहीं है, एनजीटी ने उसको ख़त्म कर दिया। फिर एक क्वेश्चन है कि विच पोर्शन ऑन द अर्थ हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। तो अब आप बताइए कि धरती का कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। सबसे ज़्यादा डेंस पोर्शन कौन सा होगा हमारे अर्थ पे? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। इट इज एटमॉस्फेयर और कोर। कोर होगा डेंस कि हमारा वायुमंडल होगा डेंस। जब हम बात डेंसिटी की कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे अर्थ का जो आपका क्रस्ट लेयर्स हैं उसमें मेंटल सबसे डेंस है। डेंसिटी दो आधार पर देखी गई है। क्रस्ट आपका क्रस्ट पे जब हम आपके क्रस्ट को विभाजित करते हैं तो पहला आपका आता है अर्थ का लेयर्स को, तो उसमें सरफेस की बात कर रहे हैं तो पहला आएगा आपका क्रस्ट, फिर उसके बाद से मेंटल, फिर आपका आउटर कोर, फिर आपका इनर कोर। तो मेंटल इज़ द डेंस वन। और अगर हम वायुमंडल की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फियर इज़ द डेंस वन। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। मैंने हमेशा कहता हूँ कि दो ही चीज़ होती है, या तो हमारे यहाँ पानी है, या तो हमारे यहाँ लैंड एरिया, या तो हमारे यहाँ वायु है। वायुमंडल। तो अगर हम अर्थ के क्रस्ट को डिवीज़न में देखते हैं तो दो डिवीज़न होता है, लैंड एरिया और सॉलिड सरफेस, जिसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर में हमारी अर्थ को डिवाइड करते हैं, सरफेस को। अगर हम वायुमंडल को देख रहे हैं तो वो अब अलग डिवीज़न आ जाएगा, तब वो तीन चीज़ें हो जाएंगी। और हमेशा ही किसी भी लेयर आप अर्थ के किसी भी डायमेंशन को देख रहे हो तो आपको उसमें तीनों मिलेगा, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉइल में भी सॉलिड लिक्विड गैस पाएंगे आप, वाटर में भी सॉलिड लिक्विड गैस मिलेगा आपको, क्रस्ट एटमॉस्फेयर में भी आपको सॉलिड लिक्विड गैस मिलेगा। और अगर आपको प्लाज्मा मिल जाए तो समझ लेना आप सन पे हो। एक क्वेश्चन है कि जो है सर एक्सप्लेन करिए कि जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर। यस, जुडिशियल मेंबर्स जो होंगे, मैंने इसको एनजीटी और एनईटी में बताया था। जुडिशियल मेंबर्स जो होंगे, वो मेंबर्स जो होंगे उनका जो एकेडमिक्स बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन सारा कुछ ये लीगल लॉ से रिलेटेड होगा। ये जज होंगे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, हाँ, लीगल बेंचेस के होंगे। और टेक्निकल मेंबर्स जो होंगे वो एक्सपर्टीज़ होंगे, वो एनवायरनमेंट के एक्सपर्टीज़ होंगे, एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग के एक्सपर्टीज़ होंगे। टेक्निकल मेंबर जुडिशियल मेंबर नहीं हो सकते हैं, पर जुडिशियल मेंबर टेक्निकल मेंबर हो सकते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ? सर, आपके अर्थ का जो एवरेज डेंसिटी है हमारे अर्थ का, उसकी क्वेश्चन आया है। इट इज़ 5.5 डेंसिटी है हमारे अर्थ की, क्यूबिक पर सेंटीमीटर। और फिर एक क्वेश्चन है कि सर एक्सप्लेन करिए नेट गेट CSIR इन स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, तो अगर आप MSc एनवायरमेंटल साइंस हो या कर रहे हो तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू क्लियर नेट और गेट और CSIR नेट। सारे CSIR नेट आप दे सकते हो। एनवायरमेंटल साइंस की ये सबसे बड़ी खासियत है, आप सभी CSIR नेट दे सकते हो। लाइफ साइंस से, एटमॉस्फेरिक साइंस से जो नेट होते हैं ये दोनों आप दे सकते हो एनवायरमेंटल साइंस का बच्चा। और गेट आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए भी दे सकते हो, क्योंकि अब एनवायरमेंटल साइंस MSc करने के बाद से आप IIT से पढ़ सकते हो। आपके लिए अलग वहाँ पे डिपार्टमेंट बन चुका है, हर IIT में है।
तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, IIT जाना चाहते हैं, तो यू शुड हैव टू क्लियर गेट। और अगर आपको कोई उसमें साइंटिफिक पोजीशन चाहिए होगी तो या टीचिंग में आना है, तो अब ये जो मैंडेटरी कंडीशन है कि आपके पास नेट होना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस से। अच्छा, अक्सर ये सवाल आता है कि इन्वायरमेंटल साइंस से नेट कौन दे सकता है। देखिए, इन एकेडमिकली स्टूडेंट्स फ्रॉम MSc इन्वायरमेंटल साइंस आर एलिजिबल फॉर द UGC नेट और NTA नेट इन इन्वायरमेंटल साइंस। आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर इन्वायरमेंटल साइंस का नेट भरते हो, आपका निकल जाता है, इट इज़ वर्थ। वो आपके जो वर्थ नहीं है, इट इज़ आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। जैसे आप ये कह लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि बॉटनी से हैं और या जूलॉजी से हैं, अपने इन्वायरमेंटल साइंस का नेट क्लियर कर लिया, तो आपके लिए वो किसी मायने का नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप उसका यूज़ कहाँ करोगे। लीगली UGC के जो नियम कानून हैं उसके अंतर्गत तो आप उसका कहीं एप्लीकेशन नहीं है। हाँ, फर्जिफिकेशन हर जगह हो सकता है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि जूलॉजी से नेट करते हैं या बॉटनी से नेट करते हैं और फिर उनको यूनिवर्सिटी ऑफ टर्न अप्रूवल दे देती है। मैं यहाँ ऑफ टर्न इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि उसको लॉ उन्होंने उसको पढ़ा नहीं और इन्वायरमेंट में उनको दे देती है। ये लीगली गलत है, ये गलत है। नेट के लिए MSc इन्वायरमेंटल साइंस होना चाहिए और इन्वायरमेंट साइंस का नेट दे रहे हैं तो। और अगर आपको MSc इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाना है तो आपका अप्रूवल भी MSc इन्वायरमेंटल साइंस के बेस पे होता है। आपका बेस जो है MSc होना चाहिए। अदर सब्जेक्ट से अप्रूव करके करा लोगे, क्योंकि देखो भाई, सबसे जो है लूप होल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। पर जो राइट है, जो सही चीज़ है, वो मैंने एक्सप्लेन करनी है तो मैंने कर दिया। बहुत सारा स्कोप है, अगर आप पढ़ोगे तब स्कोप है। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे, हिंदी को पढ़ोगे तो आपके पास स्कोप ही स्कोप है, पर अगर आप MBA करके भी अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो आपके पास स्कोप ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो MSc करने के बाद भी अच्छे से नहीं बता पाते हैं इन्वायरमेंट के छोटे छोटे इक्वेशंस और पैरामीटर्स, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। उनको तो डिग्री से मतलब है। तो जब डिग्री से आपकी मतलब रहेगा ना तो सिर्फ आपको डिग्री ही मिलेगी, ये भी जान लीजिए। फिर आप उसको सजा के अपने फाइल में लगा लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जब तक विषय को आप अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, उसका आत्मसार नहीं करेंगे, वो आपके किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है कि सर, कैन वी फाउंड सक्सेशन इन कॉस्मोलॉजी? यस, सारे सोलर सिस्टम बनने का प्रोसीजर सक्सेशन में आप देख सकते हैं। सारे मिल्की वे का बनने का प्रोसीजर आप सक्सेशन में देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? इसको सक्सेशन के आधार पर भी देख सकते हैं। प्रीमोडियल बिग बैंग से शुरू करें और पूरा सोलर सिस्टम और प्लैनेटरी सिस्टम तक जाएं। है, इट इज़ पॉसिबल, यस वी कैन। सर, व्हाट इज़ ब्लैक होल? तो ब्लैक होल इज़ द ऑल्सो नोन एज ए नेचुरल ब्लैक बॉडी वेयर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उसकी बहुत ज़्यादा होती है और वो परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है। परफेक्ट एब्जॉर्बर माने उसमें से लाइट भी नहीं पास कर पाती है, तो उसको ब्लैक होल कहते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे एक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट ने पूछा था और ये दूसरा क्वेश्चन भी उसी का है। सर, व्हाट इज फोर पैराडाइम शिफ्ट? अब बताओ, ये मैंने इंटरमीडिएट का बच्चा अगर एनवायरनमेंट में इतना इंटरेस्ट रखता है, ये क्वेश्चन मुझसे आज तक किसी बच्चे ने नहीं पूछा था। आज तक नहीं पूछा था कि व्हाट इज पैराडाइम शिफ्ट। ताज्जुब की बात है। मैं 2007 से पढ़ा रहा हूं और ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट का बच्चा पूछता है हमसे। थैंक यू। तो 4 पैराडाइम शिफ्ट है। पहला थ्योरी ऑफ डार्विन है, दूसरा आपका आइस एज है, तीसरा आपका थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है और चौथा थ्योरी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है। जो आपका पैराडाइम शिफ्ट में जो थ्योरी ऑफ डार्विन है, ये 1860 1860s में है। जो आपका थ्योरी ऑफ आइस एज है वो आपका 1900 में है और जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है वो 1960s में है। जो आपका थ्योरी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है ये 2000s में है। ठीक है,
ईयर, ऐसा ना समझ लेना कि 2000। सर, इज देयर एनी प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? यस, ग्लोबल वार्मिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल नोन एज डोमिनोज इफेक्ट। Sir, is the productivity varies with latitude? Absolutely varies with latitude. Absolutely varies with latitudes, as well as longitude also. In both the condition, the productivity of any ecosystem is depend upon the solar radiation, and solar radiation and its intensity varies at different longitude and latitude. That's why the answer is yes. Please explain the difference between outlet and chimney. Yes, very good. Outlet, the terminology is used for discharge of effluent in case of water act, and chimney is the mode of discharge of gaseous product in case of air. आउटलेट का ही अगर हम जैसे मान लीजिए कि आउटलेट कहते हैं, तो आउटलेट में आपका जो है ये कंडक्ट पाइपलाइन ओपन और क्लोज्ड आ जाता है। और जो है अगर हम बात करें चिमनी की, तो चिमनी जो है वो आपका आ जाएगा इन केस ऑफ एयर पोल्यूशन। सर, पॉपुलेशन कंपेयरिंग रिसोर्सेज विथ क्लाइमेट चेंज। सर, पॉपुलेशन को कंपेयर करिए रिसोर्स विथ क्लाइमेट चेंज। यस, जैसे जैसे हम पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करेंगे, चूँकि हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है भाई। 71% पानी है, 29% लैंड एरिया है आपके पास। लैंड एरिया में भी जितने भी आपके जगह एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो सब लिमिटेड है। एक खेत से इतना ही पैदावार होना है, उससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा। ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा पेस्टिसाइड, मतलब कि और ज़्यादा जहर। तो पॉपुलेशन को अगर हमारे अर्थ पे हमने कंट्रोल कर लिया, पूरे अर्थ पे अगर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया, तो डेफिनेटली वी हैव अ ग्रेट फ्यूचर। हमारे पास बहुत बेहतरीन भविष्य होगा। और नहीं किया तो वी हैव टू फोकस द वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि पॉपुलेशन का बढ़ना जो है वो हमारे क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है, डायरेक्ट फीडबैक फैक्टर है। और रिसोर्स पे स्ट्रेस देना ये भी डायरेक्ट है, और जो कॉन्सिक्वेंसेस डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। व्हाट इज़ रामसर साइट? हाँ जी, वेटलैंड्स को हम रामसर साइट्स कहते हैं। जो रामसर ईरान में है, अभी मैंने बताया था रामसर ईरान में है। और वेटलैंड जो है उसको हम रामसर साइट्स भी कहते हैं। एबोर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है इनको। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इनके पानी की, और ये फ्लड को रिटेन कर सकते हैं, फ्लड को मिनिमाइज कर सकते हैं। सर, ड्यूरिंग एमएससी एनवायरमेंटल साइंस हाउ वी एक्सप्लोर आवर सेल्फ ऑफ द बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी? यस, ड्यूरिंग एमएससी एनवायरमेंटल साइंस अगर आप कर रहे हैं तो आप जान लो कि आपके पास डिजर्टेशन, आपके पास इंटर्नशिप, आपके पास उस डिजर्टेशन का प्रेजेंटेशन, होपफुली अगर आप रिसर्च पेपर में उसको पब्लिश कर पाए, ठीक है। तो इतना 4 चीज़ ये आपके फंडामेंटल होना चाहिए, प्लस 60% अबव मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके गुड कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए बेस्ट माना जाएगा। सर, इज नेट मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट? यस, एब्सोल्युटली, नेट इज मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट। आप कोई भी साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें नेट, गेट और CSIR नेट और जो है आपका जो है PhD इन एनवायरमेंटल साइंस होना चाहिए, या रिलेवेंट सब्जेक्ट से होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और इसके आंसर समझ में आए होंगे। कोई क्वेरी रहेगा तो आप हमारे इसमें व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस को लिख लूँगा और फिर 44 क्वेश्चंस के साथ जो है मैं मिलूँगा आपसे। फ़िलहाल हम लोग बना रहे हैं अभी तो बायोम पे, तो लेट मी कंप्लीट दिस। पर ये चूँकि इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने इसको इसमें आज अपलोड किया है। थैंकिंग यू ऑल फॉर योर क्वेश्चंस एंड क्यूरीज। मेरा मोबाइल नंबर इसमें लिखा हुआ है, व्हाट्सएप के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी टाइम यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन। अच्छा लगा कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से मैं कम्युनिकेट किया। थैंक यू ऑल गाइज, हैव अ नाइस डे।